वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ यूनिट 1 बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पहले हम प्राइवेट सेक्टर डिस्कस करते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या है? देखो, एक किसी भी कंट्री के अंदर ना दो किस्म के सेक्टर्स होते हैं, एक उसका प्राइवेट सेक्टर होता है और एक पब्लिक सेक्टर होता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इनमें सारे वो बिजनेसेस होते हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। ठीक है ना, कि आपके और मेरे जैसे लोग जो हैं हम वो बिजनेस जो ओन करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर फॉल होता है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर के हमारे पास आप यहाँ देखोगे मैंने बहुत सारे अलग अलग किस्म के बिजनेसेस बताए हुए हैं कि किस किस्म के जो है बिजनेसेस प्रेजेंट होते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो पहला जो है जो बहुत बेसिक और बहुत कॉमन जो है टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है सोल ट्रेडर। ठीक है, तो सोल ट्रेडर जो है वो किस टाइप का बिजनेस होता है? सोल ट्रेडर ऐसा बिजनेस है कि जहां पे सिंगल ओनर होता है। ठीक है, प्लीज आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओनर जो है एक ही है, मगर बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि सोल ट्रेडर का मतलब वो बिजनेस होते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही आदमी काम कर रहा होता है। नहीं, काम उसमें बहुत सारे लोग कर रहे होंगे वो, लेकिन ओनर जो है वो एक ही होगा, सोल ओनर होगा एक। ठीक है, वो फिर 100 आदमी रखे, 200 आदमी रखे, 10 आदमी रखे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर जो ओनर है वो सिंगल ओनर होता है। ठीक है, तो सोल ट्रेडर जो है वो किस तरह का बिजनेस होता है? जहां सिंगल ओनर होता है। ठीक है, अब सोल ट्रेडर जो है ना वो एक बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ठीक है, तो ये जो है आपको किसी भी आप कंट्री में आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको सोल ट्रेडर के बिजनेसेस मिलेंगे वहां पे। ठीक है, और बट ये जो सोल ट्रेडर बिजनेसेस होते हैं वो यूजुअली स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि जो सोल ट्रेडर बिजनेस है उनके पास एक्सेस टू फाइनेंस, मतलब उनके पास जो पैसा होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड क्यों है? लिमिटेड इसीलिए है क्योंकि ओनर एक है, तो अब ओनर की अपनी खुद की जो सेविंग्स होगी वही जो है उस बिजनेस का कैपिटल होगा। ठीक है, या वो यहाँ वहां से किसी से उसने उधार मांग लिया, अपने दोस्तों से, अपने फादर से, जिससे भी। ठीक है, मगर वो लिमिटेड मिलेगा, उसके पास कोई आई डोंट बिलीव कि करोड़ों करोड़ों रुपए उसके पास कोई सेविंग्स में होंगे। ठीक है, तो क्योंकि इस और दूसरा ये है इसमें कि बैंक्स जो है सोल ट्रेडर बिजनेसेस को लोन भी नहीं देती इतनी इजीली। ठीक है, तो इसीलिए जो है इन बिजनेसेस जो सोल ट्रेडर बिजनेस होता है वो स्मॉल बिजनेस होता है नॉर्मली। ठीक है, जनरली स्मॉल बिजनेस होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। राइट, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। बहुत केसेस ऐसे भी हैं कि जहाँ बिजनेस जो है बहुत बड़ा भी हुआ है, ग्रो भी हुआ है। ठीक है, मगर मेजोरिटी केसेस में सोल ट्रेडर जो है वो छोटे बिजनेसेस होते हैं। अब सोल ट्रेडर का बिजनेस क्योंकि ओनर एक है तो जाहिर सी बात है बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा वो पूरा का पूरा ओनर का है। ठीक है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना, ना ही अगर उसको लॉस हुआ तो वो किसी को बोल सकता है कि भाई मुझे लॉस हुआ है, आप मेरा लॉस पूरा करो। नहीं, राइट। ठीक है, आसानी से सेटअप हो सकता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सोल ट्रेडर बिजनेस जो है वो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी जो है लीगली कोई आइडेंटिटी नहीं है। राइट, कि बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ, एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ जो है फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। राइट, जिसमें लिखा होता है कि भाई ये जो है ये इस बच्चे का नाम है और ये पैदा हुआ, ये उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, उस बेसिस पे उसकी फिर आगे डॉक्यूमेंटेशंस बनता है। बट सोल ट्रेडर में वो चीज नहीं होती। ठीक है, सोल ट्रेडर में जो ओनर है वो ओनर जो है जाना जाता है, बिजनेस नहीं जाना जाता। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम इब्राहिम है, मैं अपना बिजनेस शुरू करता हूँ स्टार कंप्यूटर्स के नाम से। अब जो भी मेरे साथ डील करेगा वो स्टार कंप्यूटर्स को नहीं जानता, स्टार कंप्यूटर्स की कोई आइडेंटिटी नहीं है, इब्राहिम की आइडेंटिटी है। राइट, तो ये सोल ट्रेडर में जो है आप इसको एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज कह सकते हो कि वो जो है उसकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। राइट, और क्योंकि इसकी लीगल आइडेंटिटी नहीं है इसीलिए लोग जो है सोल ट्रेडर बिजनेसेस के साथ डील करने में थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं। अब किस तरह के, जैसे बैंक्स, ठीक है, मैंने आपको कहा कि बैंक्स जो है सोल ट्रेडर बिजनेसेस को लोन नहीं देते, तो इसलिए नहीं देते क्योंकि सोल ट्रेडर की अपनी कोई वो नहीं है, उस सोल ट्रेडर बिजनेस की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो बैंक जो है रिलक्टेंट होते हैं लोन देने में। राइट, और दूसरा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज सोल ट्रेडर का है वो क्या है? दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर सोल ट्रेडर बिजनेस कल को जो है उसकी हालत खराब हो जाते हैं फाइनेंशियली, ठीक है, और बैंकरप्ट हो जाता है वो। अब उसमें है क्या कि
अगर उस सोल ट्रेडर बिजनेस को जो है आगे लोगों को पैसे देने हैं, उधार है उसका, बैंक से हो सकता है कोई बैंक का लोन हो या दूसरे सप्लायर्स को पेमेंट्स करनी है, और वो बिजनेस बंद हो गया, तो बिजनेस जो है अपने जितने भी एसेट्स हैं, जो भी उसके पास पैसे हैं, एसेट्स है बिजनेस के पास, वो सब बेच देगा, ठीक है, और सारे कर्जे उतारेगा। बट अगर उसके बाद भी कुछ कर्जा बचा हुआ है तो फिर जो ओनर है, ओनर को अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे, उसको अपनी पर्सनल गाड़ी बेचनी पड़ेगी, शायद उसको जो है अपना शायद घर बेचना पड़ जाएगा, राइट। तो जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडर का, जिसका मतलब क्या है कि अगर जो है बिजनेस उसके अपने लोन पूरे नहीं कर पाया तो ओनर को जो है अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे। उसकी जो लाइबिलिटी है बिजनेस की, वो बिजनेस तक महदूद नहीं है, वो आगे जो है अनलिमिटेड है कि ओनर को अपने उससे भी पर्सनल बेचने पड़ जाएंगी चीजें, ठीक है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जो सोल ट्रेडर बिजनेस होते हैं उनका जो फाइनेंस जो है, उनके पास ज्यादा एक्सेस फाइनेंस नहीं होता, सिर्फ अपने जो है सेविंग्स है ओनर की, अपने जो है उसके पीआर के थ्रू उसको जो थोड़े बहुत लोग उधार दे दें तो दे दें, ठीक है। तो ये कुछ सोल ट्रेडर के बारे में है। अब सोल ट्रेडर में हम अगर एडवांटेजेस हमें उनके पता होने चाहिए। एडवांटेज क्या है कि भाई सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो ओनर है वो अपना खुद का बॉस है, उसको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि तुम आज क्यों नहीं आए, तुम आज लेट क्यों आए, ठीक है, तुम जल्दी क्यों जा रहे हो, तुमने इतने 1 महीने की छुट्टी क्यों कर ली, ठीक है। सोल ट्रेडर अपना बॉस होता है, जो ओनर होता है, ठीक है, उससे कोई सवाल करने वाला नहीं है, वो जो भी डिसीजंस लेगा वो खुद लेगा, उसको किसी के साथ कंसल्ट करने की भी जरूरत नहीं है कि यार मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ, राइट। ये उसके कुछ और जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस को वो सोल ट्रेडर अपने पास रखेगा, राइट। ये इसके हम कुछ एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज, जैसे मैंने कहा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बहुत बड़ा और बहुत मेजर डिसएडवांटेज है सोल ट्रेडर बिजनेस का, कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज सोल ट्रेडर का क्या है कि जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट तो चलो उसका हो गया, मगर लॉस भी अगर होगा तो वो सोल ट्रेडर ने अपनी जेब से पूरा करना है। वो जो है किसी को कह नहीं सकता कि यार मुझे लॉस हुआ है, तुम भी इसमें जो है अपना शेयर डालो, नहीं, क्योंकि उसका अपना बिजनेस है, अकेला है, वो लॉस भी जो है बिजनेस का उसने खुद से पूरा करना है, राइट। उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो वो जो है कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो है सोल ट्रेडर बिजनेस साइन नहीं कर सकता किसी के साथ, राइट। इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। तो ये हमारे एक फॉर्म ऑफ बिजनेस हो गया। अब हम आते हैं दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज पार्टनरशिप, ठीक है। आई एम श्योर पार्टनरशिप सबको ही पता क्या होता है, कि जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग, मैक्सिमम 20 लोग की लिमिट है पार्टनरशिप में, कि ये लोग जो है मिलके जो है एक बिजनेस फॉर्म करते हैं। अब इसमें जो है क्या है कि ये स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस होते हैं, क्योंकि जब ओनर ज्यादा है, इसमें पार्टनर्स ज्यादा हैं, तो सब पार्टनर्स के अपने अपने वो सेविंग्स पैसे लेके आते हैं, तो बिजनेस जो है थोड़ा ग्रो भी कर जाता है, राइट। दूसरा जो है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है, ठीक है। पार्टनर्स के आपस में प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स में बटेगा, लॉस हुआ तो वो भी जो है पार्टनर्स ने मिलके पूरा करना है। ये भी अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है पार्टनरशिप भी, ठीक है। तो इसकी भी जो है पार्टनरशिप बिजनेस की भी जो है कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, राइट। तो और सिक्योर, क्योंकि इसकी लीगल आइडेंटिटी नहीं है, तो पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दैट मीन्स अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस जो है बैंकरप्ट हो गया, बंद हो गया, और उसको अपने उधार चुकाने हैं, तो बिजनेस के अलावा पार्टनर्स को अपने अपने पर्सनल एसेट्स, पर्सनल पैसे वगैरह भी देके बिजनेस का जो उधार पे ऑफ करना पड़ेगा, राइट। दूसरा जो डिसएडवांटेज पार्टनरशिप में है और सोल ट्रेडर में भी है, वो है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी मींस कि कल को अगर पार्टनरशिप में से कोई भी एक पार्टनर मर जाता है, या सोल ट्रेडर में जो ओनर है वो मर जाता है, तो वो बिजनेस भी उसके साथ बंद हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो वो बिजनेस जो है वो कोई कंटिन्यू नहीं रह सकता, बेसिकली मतलब ये है इसका, ठीक है ना, कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी है, कि कल कोई ओनर में से कोई भी एक ओनर मर जाता है तो बिजनेस भी उसके साथ मर जाता है, राइट। इसके हम लोग कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। पार्टनरशिप का एडवांटेज क्या है, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा आइडियाज होते हैं, जब ज्यादा आइडियाज होते हैं तो बिजनेस और बेहतर होता है, ठीक है, आपको ज्यादा नए आइडियाज मिलते हैं।
दूसरा है कि नॉर्मली जब पार्टनरशिप बिजनेस सेटअप होता है तो वो पार्टनरशिप इस बेसिस पे सेटअप होता है कि हर कोई अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेके आता है बिजनेस के अंदर, ठीक है। एक पार्टनर किसी चीज में अच्छा होगा, फॉर एग्जांपल एक पार्टनर होगा जिसको मार्केटिंग में वो एक्सपर्ट होगा, एक पार्टनर होगा जो फाइनेंस बहुत अच्छे से मैनेज करना आता होगा उसको, ठीक है। तो ये सब पार्टनर्स अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेके आते हैं बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस जो है ज्यादा बेहतर चलता है। सोल ट्रेडर में क्या प्रॉब्लम है कि सोल ट्रेडर में क्योंकि ओनर सिंगल है, उसने सब कुछ शायद मैनेज करना है, उसको जो शायद अकाउंट्स भी करना है, उसको जो है शायद मार्केटिंग भी करनी है, अब उसको तो नहीं आता होगा, ठीक है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ करके वो मैनेज करने की कोशिश करेगा, बट वो उसमें वो एक्सपर्टीज नहीं होगी, राइट। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि क्योंकि हर पार्टनर अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेके आता है तो बिजनेस ज्यादा फ्लरिश करता है, ठीक है। ये नॉर्मली कॉमन होता है, जैसे लॉयर्स, ठीक है ना, कुछ लॉयर्स मिलके जो उन्होंने लॉ फर्म खोल दी। अब इसमें क्या होता है कि एक जो 3-4 पार्टनर्स हैं उसमें से एक लॉयर होगा जो कॉर्पोरेट का अच्छा होगा, एक होगा जो कोर्ट में जो केसेस लिटिगेटर जो होता है वो होता है, राइट। तो वो सब अपने अपने एक्सपर्टीज मिला के एक फर्म खोलेंगे और इससे जो है ज्यादा फर्म को बिजनेस मिलेगा, राइट। इसमें जो है सोल ट्रेडर से ज्यादा फाइनेंस अवेलेबल होता है क्योंकि पार्टनर ज्यादा है तो हर पार्टनर की अपनी अपनी सेविंग्स होती है, राइट। सोल ट्रेडर से ज्यादा है बट देन अगेन फिर भी लिमिटेड है, इतनी ज्यादा भी फाइनेंस जो इनके पास होता नहीं है। उसके अलावा जो है डिसएडवांटेज में अगर हम बात करें पार्टनर्स में, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इतने अगर पार्टनर्स है, 4 या 5 पार्टनर्स है, तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। हो सकता है बहुत सारे डिसीजन ऐसे हो कि जिसमें हर कोई अग्री नहीं करता हो, और जब तक हर कोई अग्री नहीं करेगा वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो हो जाती है पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे जो है उसमें लोग होते हैं, प्रॉफिट शेयर्स हो जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि भाई कंपेयर टू सोल ट्रेडर पार्टनरशिप के अंदर जो है लोगों को ज्यादा नुकसान होता है, मींस के वो प्रॉफिट उनको कम मिलता है। अच्छा, इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, राइट। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। नाउ ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हमने देखे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के, ये अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, ठीक है, जिनकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। नाउ वी कम ऑन टू लिमिटेड कंपनीज, राइट। लिमिटेड कंपनीज जो है इनकी ये इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस कहलाता है, राइट। इनकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी है, राइट। इनका अपना एक वजूद है, इनके ओनर्स को शायद कोई नहीं जानता होगा मगर बिजनेस को जो है हर कोई जानता है, राइट। तो इसमें से लिमिटेड कंपनी में पहले हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इसमें भी नॉर्मली 2 to 20 शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो भी ओनर होते हैं हम उनको बेसिकली शेयर होल्डर्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बिजनेस के शेयर्स बाई किए होते हैं, राइट। तो वो शेयर होल्डर कहलाते हैं जो ओनर होते हैं। तो उसमें 2 to 20 शेयर होल्डर्स होते हैं। ये जो है इसका स्टेटस थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है कंपेयर टू सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी है, राइट। और क्योंकि इसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी है तो उसको फिर जो है बैंक्स भी थोड़ा इजीली लोन दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, उसका स्टेटस अच्छा है, तो बैंक भी इजीली जो है इनको लोन दे देता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ओनर्स को जो है डिविडेंड मिलता है, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलते हैं। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड आर बेसिकली अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट। कि बिजनेस जो भी प्रॉफिट बनाएगा तो फिर उस प्रॉफिट में से जो है जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उन सबको अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स डिविडेंड दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी ने अनाउंस किया कि हम $5 पर शेयर डिविडेंड देंगे, राइट। तब एक शेयर होल्डर है उसके पास 100 शेयर्स है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 उसको जो है $500 डिविडेंड मिलेंगे। दूसरा शेयर होल्डर है उसके पास 200 शेयर्स है तो 200 into 5 $1000 डिविडेंड, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। अच्छा, अब सोल ट्रेडर पार्टनरशिप जो है वो बहुत इजीली सेटअप हो जाता है, ठीक है। और बिजनेस अगर आपको वो स्टार्ट करना है तो वो बिजनेस बहुत इजीली स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, गवर्नमेंट के कोई ज्यादा आपको कोई फॉर्म्स वगैरह सबमिट नहीं करना होता। मगर कंपनीज के अंदर प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो उसमें फिर लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है।
तो उसको सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपेरेटिव टू पब्लिक लिमिटेड इजी है सेटअप करना, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड को सेटअप करना, और इसके पास एक्सेस टू फाइनेंस भी ज्यादा होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो लिमिटेड कंपनीज का है और प्राइवेट लिमिटेड में भी है कि इनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यहाँ पे इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब क्या है कि कल अगर ये प्राइवेट लिमिटेड या बंद हो जाती है कंपनी और वो अपने उसके जितने भी उधार हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने सारे एसेट्स जो है बेच के वो उधार पे ऑफ करेगा। उसके बाद भी अगर उसका लोन या उधार रह जाता है तो ओनर्स जो है, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिमिटेड है उनकी जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड है उनकी इन्वेस्टमेंट तक, कि एक शेयर होल्डर को नुकसान कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा उसने जो अपने पैसे जो दे के शेयर्स खरीदे उस कंपनी के, राइट, ये उसका मैक्सिमम जो है नुकसान हो सकता है शेयर होल्डर का, राइट। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत बड़ा एडवांटेज है लिमिटेड लाइबिलिटी का, और क्योंकि ये एडवांटेज होता है कंपनीज में, तो फिर लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। इसमें ओनर, इनको इन्वेस्टर्स इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार कल अगर हमें नुकसान भी हुआ तो इतना ही नुकसान होगा जितने हमने पैसे लगाए हैं इसमें, राइट। बट सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में जब कोई ओनर अपनी ओनरशिप बनाता है बिजनेस के अंदर, तो उसको एक रिस्क होता है, और वो कुछ इन्वेस्टर्स रिलक्टेंट भी होते हैं उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको ये होता है कि यार कल अगर ये बिजनेस बंद हो गया तो मुझे तो अपने पर्सनल चीजें बेचनी पड़ जाएंगी, राइट। तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा रिलीफ होता है, थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं वो लोग, फाइन, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड भी थोड़े से उनकी जो बिजनेस साइज है वो थोड़े बिग बिजनेसेस होते हैं, राइट। नाउ विल कम ऑन टू अनदर वन विच इज योर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्लीज याद रखिएगा, आर प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, राइट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है दे आर वेरी ह्यूज बिजनेस, इसमें जो है बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं। इसके जो शेयर्स हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, वो स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल होते हैं। तो इसका जो कोई भी शेयर होल्डर, आप और मैं भी बन सकते हैं। हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाना है, और जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हमें जिसका भी शेयर्स खरीदने हैं, हम जाके उसके शेयर्स खरीद के उसके ओनर बन सकते हैं, राइट। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आप जितनी भी दुनिया में देखोगे, दे आर वेरी ह्यूज बिजनेसेस, एंड स्पेशली जो मल्टीनेशनल बिजनेसेस होते हैं वो नॉर्मली पब्लिक लिमिटेड बिजनेसेस ही होते हैं, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं, राइट। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट, बहुत बड़ा बिजनेस है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, इनकॉर्पोरेटेड है, अपनी एक लीगल आइडेंटिटी है, राइट। और क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है, उसका स्टेटस बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा स्टेटस होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, तो उसको बैंक भी जो है खुशी खुशी जो है लोन दे देती है। बैंक खुद जो है कंपनी के पास आएगा, बोलेगा प्लीज हमसे लोन ले लो आप, राइट, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये इतनी जल्दी बंद नहीं हो जाएगी, तो हमें जो है हमारा लोन भी मिलेगा और प्लस लोन पे जो है हमें हमारा इंटरेस्ट भी मिलेगा, राइट। और इनके पास एक्सेस टू फाइनेंस बहुत ज्यादा होता है। कैसे कि क्योंकि जनरल पब्लिक उनके शेयर्स खरीदते हैं, राइट, तो उनको पैसों की अगर जरूरत पड़ेगी तो वो अपने शेयर्स मजीद मार्केट में बेचेगी, लोग उसके शेयर्स खरीदेंगे, उसके पास पैसा आ जाएगा, उसको बैंक भी जो है आराम से लोन दे देगा। प्लस मैंने आपको कहा था कि शेयर्स के अलावा डिबेंचर्स भी होता है, राइट। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज डिबेंचर्स भी इशू करती है। डिबेंचर्स क्या होते हैं कि जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक से लोन लेती है, ठीक है, वो जैसे शेयर्स वो बेचती है उसी तरह वो डिबेंचर्स बेचती है, पब्लिक जो है उसको पैसे देती है, बट वो डिबेंचर जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को वापस रीपे करना होता है पब्लिक को, ठीक है, और वो उसको जो है उस पर इंटरेस्ट पे करती है। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे जब यूनिट 5 में डिबेंचर्स के बारे में, राइट। तो कहने का मकसद क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास पैसा जो है वो काफी होता है अगर उसको एक्सपैंड करना है या कुछ भी करना है। अच्छा, इसमें जो बहुत बड़ा इशू होता है वो ये है कि जो शेयर होल्डर है वो नॉर्मली बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहा होता है वो शेयर होल्डर नहीं होता, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम,
ठीक है। प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? शेयर होल्डर है जिसने पैसा लगाया। एजेंट कौन है? जो शेयर होल्डर के बिहाफ पे बिजनेस को चला रहा है, जो मैनेजर है, डायरेक्टर्स हैं, राइट। तो इसमें यहाँ पे इशू क्या आता है कि देखो शेयर होल्डर के ऑब्जेक्टिव और जो मैनेजर या डायरेक्टर है उसके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं। क्योंकि शेयर होल्डर को क्या चाहिए एक बिजनेस से? वो चाहता है कि बिजनेस प्रॉफिट बनाए तो उस प्रॉफिट से मुझे जो है डिविडेंड मिले, राइट। मैनेजर या डायरेक्टर क्या चाहता है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले। अब डायरेक्टर अगर अपनी सैलरी ज्यादा लेगा तो होगा क्या कि बिजनेस के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा, राइट। तो ये इसमें जो है एक इशू होता है, प्रिंसिपल एजेंट का प्रॉब्लम होता है, राइट। अच्छा, दूसरा ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोट करते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। एक शेयर होल्डर के पास अगर 100 शेयर्स हैं तो उसके पास 100 वोटिंग राइट्स है। किसी के और के पास 1000 शेयर्स हैं तो उसके पास 1000 वोटिंग राइट्स। ये लोग वोट किसको करते हैं? ये लोग वोट करते हैं डायरेक्टर्स के लिए। ये लोग डिसाइड करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसको जो है बाय लॉ साल में एक दफा उसको जो है अपने एक एनुअल जनरल मीटिंग रखनी होती है जिसमें वो सारे अपने शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करता है, ठीक है। ये जरूरी है उनके लिए, बाय लॉ है, राइट। तो जब वो उनको वहां बुलाता है तो वहां पे फिर जो है वोटिंग्स होती हैं। शेयर होल्डर्स जो है वोट करते हैं कि भाई मैं वोट करता हूँ कि ये डायरेक्टर जो है, मैं इसको वोट करता हूँ कि ये बिजनेस को रन करेगा, राइट। तो इस तरह से वोटिंग, इसमें वोटिंग राइट्स होती है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के हम लोग कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बहुत बड़ा एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी का। बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, तो उसके पास फाइनेंस जो है ज़्यादा होता है। दूसरा जो है इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, तो वो खुद जो है कंपनी इटसेल्फ जो है कोई भी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है किसी के साथ। अच्छा, डिसएडवांटेज अगर हम कहें तो इसमें यह है कि इसको सेटअप करना बहुत मुश्किल है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसे मैंने कहा कि सोल ट्रेड ऑफ पार्टनरशिप इजीली सेट हो जाता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड में लीगल फॉर्मेलिटीज है, बट पब्लिक लिमिटेड में उससे भी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज है, ठीक है ना। तो पब्लिक लिमिटेड को सेटअप करना इतना इजीली नहीं होता, बहुत ज्यादा बहुत महीने लग जाते हैं इस बिजनेस को सेटअप करने में, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट के भी जो है अपना वॉच बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो हर वक्त इस तरह की कंपनीज के ऊपर नज़र रखती है। इसी वजह ये है क्योंकि जनरल पब्लिक ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, तो जनरल पब्लिक का पैसा सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपने इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा रखती है। तो इनके पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एक बड़ा डिसएडवांटेज और इवन प्राइवेट लिमिटेड में भी है कि इनको जो है अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं फॉर द पब्लिक, एटलीस्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। कि ये जो है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है आपको जनरल पब्लिक को उनको दिखाने होते हैं कि भाई देखो ये हमने इस साल में इतना प्रॉफिट बनाया है, हमारे पास इतने एसेट्स है, हमारे पे इतना उधार है, हमने इतना रेवेन्यू अर्न किया, हमने इतने एक्सपेंसेस किए, ये सारे जो है इनको पब्लिश करनी होती है। तो ये डिसएडवांटेज क्यों है? ये डिसएडवांटेज इसीलिए है कि देखो कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन किसी को भी बताए, राइट। इवन आप भी जो है अपने घर की पोजीशन किसी को बताएंगे नहीं, राइट, कि आपके फैमिली की क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह कंपनीज भी जो है वो अपने फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, राइट, क्योंकि उसमें सीक्रेट्स होते हैं। कंपेटिटर्स देख सकते हैं कि भाई ये बिजनेस किस तरह कमा रहा है, क्या कमा रहा है, राइट। तो पब्लिक लिमिटेड का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सोल ट्रेड ऑफ पार्टनरशिप को नहीं दिखाने की जरूरत, ठीक है। प्राइवेट को एटलीस्ट फॉर द पर्पस दिखाना होता है, मगर इतना नहीं है जितना पब्लिक लिमिटेड को ज्यादा होता है। आप कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आप एग्जांपल फॉर एग्जांपल टोयोटा, ठीक है, पाकिस्तान में इंडस मोटर्स है जो टोयोटा की कार मैन्युफैक्चर करती है। आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, आपको वेबसाइट पे ही उसके जो है लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। सो इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन एंड दैट इज अ डिसएडवांटेज, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू जॉइंट वेंचर्स नाउ। अब जॉइंट वेंचर्स जो है नॉर्मली लिमिटेड ही होती हैं कंपनीज, राइट, बट हम इसको एज अ सेपरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। जॉइंट वेंचर्स क्या होता है कि जहाँ पे दो से ज्यादा बिजनेसेस जो है आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और मिल के जो है वो
एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, एक थर्ड कंपनी फॉर्म करते हैं, ठीक है। प्लीज रिमेंबर कि जॉइंट वेंचर के अंदर ऐसा नहीं होता कि वो दो कंपनीज ने अपने पुराने बिजनेसेस खत्म करके एक नया बिजनेस शुरू किया, नहीं, पुराने बिजनेस चल रहे होते हैं, साथ साथ वो एक नया बिजनेस जो है शुरू करते हैं मिलकर, ठीक है। ऐसे में एग्जांपल देता हूँ हमेशा सोनी एरिक्सन की। सोनी जो है एक अलग बिजनेस रन कर रहा था, एरिक्सन अलग बिजनेस रन कर रहा था, फिर इन दोनों ने मिलके जो है एक जॉइंट वेंचर शुरू किया सोनी एरिक्सन के नाम से, ठीक है। और उन्होंने मोबाइल फोन्स बनाए वॉकमैन स्टाइल वाले, राइट। सोनी भी अपना अलग वर्क कर रहा था, वो अपने टीवी साउंड सिस्टम वगैरह बना रहा था। एरिक्सन भी जो अपना अलग से चल रहा था, अपने मोबाइल फोन्स वो बना रहा था, बट साथ साथ ये लोग किसी कंपनी के थ्रू भी एक नए मोबाइल फोन्स बना रखे बेच रहे थे, राइट। सो जॉइंट वेंचर्स में यही होता है कि वो दो या उससे ज़्यादा लोग जो है मिलकर बिजनेस फॉर्म करते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जितने भी जो भी इसमें दो कंपनीज है, तीन कंपनीज जो भी हैं, वो अपना नॉर्मली इक्वल पैसा जो है लगाती हैं, ठीक है। या तो वो पैसा लगाती हैं या तो अपना जो है एक्सपर्टीज, ठीक है। जॉइंट वेंचर इसलिए भी होता है कि भाई उसकी एक्सपर्टीज कुछ और है, उसकी एक्सपर्टीज कुछ और है, तो दोनों की एक्सपर्टीज मिला के जो है वो है कुछ नया करते हैं, राइट। तो वो अपनी एक्सपर्टीज मिलाते हैं। अच्छा, जॉइंट वेंचर ज्यादा कॉमन कब होता है कि जब एक बिजनेस को जो है दूसरे कंट्री में जाके सेटअप करना, ठीक है। कि मैं फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मैं पाकिस्तान में हूँ, अब मुझे जो है श्रीलंका के अंदर एक बिजनेस मुझे करना है, बट मुझे श्रीलंका के बारे में नहीं आइडिया, उसके कल्चर क्या है, उसके वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह क्या है, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि मैं वहाँ पे ही श्रीलंका में किसी कंपनी जो ऑलमोस्ट जो काम मुझे करना है उसी तरह की कंपनी के साथ जो है मिलके एक तीसरी कंपनी वहाँ पे सेटअप करूँगा जॉइंट वेंचर के थ्रू, राइट। तो ये जॉइंट वेंचर्स होते हैं। अब जॉइंट वेंचर का फायदा क्या है कि जाहिर सी बात है आपका जो फाइनेंस है, जो आपका कैपिटल है वो शेयर हो जाता है, ठीक है ना। दो या तीन कंपनी जितने भी हैं वो सब मिल शेयर करके प्रति, तो रिस्क जो है वो कम हो जाता है। रादर देन कि मैं अकेला जाके श्रीलंका में सेटअप करूं अपना बिजनेस, तो मेरा रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो जब मैं उसके साथ मिलकर करता हूं तो मेरा रिस्क हाफ हो जाता है। अब जो भी लॉस होगा तो हम दोनों में बटेगा, राइट। अच्छा, अब प्रॉफिट भी उसी तरह बटेगा, राइट। ओके, देन जो है जॉइंट वेंचर में दोनों की एक्सपर्टीज मिलती है तो बिजनेस ज्यादा अच्छा रन होता है, राइट। तो आई थिंक दिस इज फॉर जॉइंट वेंचर। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज फ्रेंचाइज, ठीक है। आप सबने सुना है, आपको पता भी है, फ्रेंचाइज जो है मैकडोनल्ड्स है, पिज्जा हट है, KFC है, राइट। अब सोचने की बात यह है कि यहाँ पे जो पिज्जा हट है, ठीक है, और लेट्स से इंडिया में जो पिज्जा हट है, उन दोनों के जो ओनर्स हैं बेसिकली वो डिफरेंट है, ठीक है। बेसिकली एक तो मेन पिज्जा हट है जो जिसने ये कंपनी को एस्टैब्लिश किया, जिसने फाउंड किया, जो फाउंडर था इस कंपनी का, राइट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है अपना नाम, पिज्जा हट का नाम जो है बेचा, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भाई किसी और को पिज्जा हट का नाम लेना है तो वो क्या करते हैं, उसको पिज्जा हट को पैसे देते हैं और फिर वो जो है पिज्जा हट का नाम वगैरह, लोगो वगैरह यूज करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो टर्म्स होती हैं, एक है फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर कौन होता है? जो फ्रेंचाइज बेचता है, राइट। और फ्रेंचाइजी कौन होता है? जो फ्रेंचाइज खरीदता है, राइट। तो ये बेसिकली समझ लो आप, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जब दोनों आपस में, जब फ्रेंचाइजर जो है उसको लीगली अलाउ करता है कि ठीक है भाई तुम जो है मेरा नाम यूज कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब ये जो बिजनेस है, इस तरह के बिजनेस भी बहुत कॉमन है, आजकल काफी चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अपना एक बिजनेस शुरू करना है और मुझे फॉर एग्जांपल फास्ट फूड में ही जाना है अगर, तो रादर देन कि मैं अपने नाम से कुछ करूं, नए नाम से करूं, तो मेरे लिए ज्यादा सेफ ये है कि मैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड नेम है उसको यूज करूं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये इस तरह का बिजनेस बहुत कॉमन है, क्योंकि लोग जो है कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। ये सेफ होता है थोड़ा। फ्रेंचाइज जब आप खरीद लेते हो तो वो थोड़ा सा सेफ बिजनेस होता है। अब फ्रेंचाइजर जो है वो क्यों बेचता है अपना नाम? उसको क्या फायदा? उसको फायदा ये था कि उसको ऑब्वियसली पैसे मिलते हैं, ठीक है। एक तो हो सकता है शुरू में पैसे मिले, और दूसरा ये भी इस तरह भी होते हैं, उनकी अग्रीमेंट्स होते हैं कि जिसने भी उसका नाम खरीदा है, जो फ्रेंचाइजी है, वो अपने साल में उसका जितना भी प्रॉफिट होगा या जितना भी रेवेन्यू होगा, उसका सर्टेन परसेंटेज जो है वो फ्रेंचाइजर को देगा, राइट। और फ्रेंचाइजर जो है वो भी उसको उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो देगा। वो क्या देगा? वो उसके अपने स्टाफ को जो है
ट्रेनिंग देगा कि भाई आपके यहाँ जो भी लोग आएंगे उनके साथ आप इस तरह डील करोगे। प्लस जो है वो अपना उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि नॉर्मली मार्केटिंग जो है वो फ्रेंचाइजर कर रहा होता है, ठीक है ना, तो फ्रेंचाइजी जो है उससे बेनिफिट करता है, तो पैसा मार्केटिंग पे नॉर्मली फ्रेंचाइजर लगाता है, फ्रेंचाइजी जो है वो बेनिफिट करता है उससे, ठीक है। तो ये भी बहुत कॉमन जो है बिजनेस का वो मॉडल है। फ़ायदे जो है इसमें क्या है, सेफ बिजनेस है, इस्टेब्लिश ब्रांड नेम है, ठीक है। आपको ऑलरेडी जो है आपको ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी पड़ती इसके लिए कि यार मैं क्या क्या आइटम्स बनाऊंगा, मैं क्या बेचूंगा, क्योंकि आइटम्स ऑलरेडी मेन्यू बना हुआ है पूरा, राइट। आपने उसमें ज़्यादा मैंने वो मेन्यू भी जो है उसका होगा, वो सारा बताएगा कि किस तरह आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। बहुत दफ़ा फ्रेंचाइजर जो है वो खुद अपने इंग्रेडिएंट्स भी देता है फ्रेंचाइजी को, राइट। तो जो जिसने नाम खरीदा है रेस्टोरेंट का उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वो थोड़ा रिलैक्स्ड होगा। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि किसी एक फ्रेंचाइज ने, क्योंकि जैसे मैंने कहा पिज़्ज़ा हट तकरीबन दुनिया में है, राइट। अब इंडिया में पिज़्ज़ा हट में कोई प्रॉब्लम हुआ तो मीन्स पूरी दुनिया में पिज़्ज़ा हट ने भी है सब में वो उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। कि इंडिया में जो पिज़्ज़ा हट था वहाँ पे उसने अपने कस्टमर्स के साथ बदतमीजी की, ठीक है, या उसको कुछ लेट से कुछ मार दिया, उसने थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, तो ये क्या सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, तो दुनिया में जितने भी पिज़्ज़ा हट होंगे उन सब जो है वहाँ पे उसका ब्रांड नेम डैमेज हुआ, राइट। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ओनर जो जिसने फ्रेंचाइज खरीदा है, फ्रेंचाइजी, उसके पास ज़्यादा रूम नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें कर सके, ठीक है ना। अगर उसको कुछ करना भी है तो पहले उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रेंचाइजर से कि यार देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग जो है ना दाल चावल पसंद करते हैं, तो मैं पिज़्ज़ा हट में दाल चावल बेचूंगा, राइट। अब वो ऐसे नहीं कर सकता, ही हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम द फ्रेंचाइजर, ठीक है ना। तो उसके पास ज़्यादा रूम नहीं होता कि अपनी कोई डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, so this is again another type of business organization. Now let's come on to cooperatives. Cooperatives थोड़ा सा टेक्निकल है। Cooperatives बिजनेस जो होते हैं ना, वो उसको सेटअप कौन करता है, उसको सेटअप वो लोग करते हैं जो उससे फायदा लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन्स का, राइट। चाइना के अंदर एक मोबाइल फोन का मॉडल आता है जो मैं चाहता हूं कि यहाँ पाकिस्तान में आए और लोग इसको खरीदें, राइट। अब मैं चाइना से अगर मंगवा रहा हूँ ना, तो वो सप्लायर जो है, अब जाहिर बात है मैं एक सिंगल बिजनेस है, मेरी एक शॉप है, मैं जो है महीने के शायद लेट्स से 100 मोबाइल फोन्स लूंगा, राइट। अब 100 मोबाइल फोन्स मैं लूंगा तो उसने मुझे कोड किया, ठीक है भाई मैं जो है तुम्हें ये $200 का दूंगा। मैं उसको यार प्लीज यार डिस्काउंट कर दो, ये वो बोलेगा भाई तुम 100 मोबाइल ले रहे हो यार, तो मैं किस बात का मैं डिस्काउंट, ठीक है ना। अच्छा, मेरी तरह और भी शॉप्स वाले हैं, हर कोई इंडिविजुअली उसको अप्रोच कर रहा है, सबको जो है वो $200 की प्राइस कोट कर रहा है, क्योंकि हर कोई जो है 100 के रेंज में ही सब उसको जो है ऑर्डर दे रहे हैं मोबाइल फोन। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो सारे शॉप्स वाले, मैंने इनको बोला कि यार एक काम करते हैं, हम लोग मिलके एक कोऑपरेटिव फॉर्म करते हैं, ठीक है। और कोऑपरेटिव फॉर्म करते हैं, बेसिकली नया बिजनेस फॉर्म करते हैं, उस बिजनेस का एक नाम दे देते हैं हम लोग के यूनिवर्सल मोबाइल, फॉर एग्जांपल। यूनिवर्सल मोबाइल्स के नाम से हमने एक कोऑपरेटिव फॉर्म कर दिया, सारे हम लोग 10-15 शॉप्स वाले थे, ठीक है। हम सब ने जो है, और फिर हमने क्या किया, हमने यूनिवर्सल मोबाइल्स के थ्रू उस चाइना में सप्लायर को कहा कि भाई अब हमें 1000 मोबाइल्स चाहिए, ठीक है। हम 10 शॉप्स वाले थे, सबको 100 मोबाइल फोन चाहिए थे, तो हमने क्या किया, हमने एक नई कोऑपरेटिव फॉर्म की यूनिवर्सल मोबाइल्स के नाम से, हमने कहा कि हमें 1000 मोबाइल्स चाहिए, ठीक है। अब दिस इज नाउ, अब जो है मुझे सप्लायर बोलेगा यार बड़ी क्वांटिटी चाहिए तुम्हें, राइट। हम भी डिस्काउंट मांगेंगे, यूनिवर्सल मोबाइल वाले भी। तो उसने जो कहा ठीक है यार, क्योंकि तुम 1000 मोबाइल फोन मुझसे ले रहे हो, तो मैं जो है तुम्हें वो $180 का एक मोबाइल फोन दूंगा, राइट। तो ये जो है बेसिकली अब होगा क्या कि अब वो मोबाइल आएंगे,
चाइना से, और सब में जो हम शॉप्स वाले थे सब में बढ़ जाए, ठीक है। यूनिवर्सल मोबाइल जो कोऑपरेटिव फॉर्म हुआ, उसका अपना कोई बिजनेस नहीं है, उसका काम बेचना नहीं है, राइट। उसका काम सिर्फ ये है कि उसके जो सेटअप किया है, जो सारे शॉप्स वाले थे, ठीक है, उनको मेंबर्स कहते हैं, ठीक है, कि ओनर जो होते हैं कोऑपरेटिव के वो मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो सारे मेंबर्स है उनको फायदा किया है। कैसे फायदा किया है कि उन्होंने जो है बल्क, फॉर एग्जांपल बल्क परचेजिंग की, और बल्क परचेजिंग पे उनको जो है वो डिस्काउंट मिल गया। तो वो डिस्काउंट जो है सब, अब अगर मैं अकेला अगर मोबाइल फोन ऑर्डर करता तो मुझे $200 का मिलता, बट क्योंकि हमने एज अ कोऑपरेटिव किया तो अब मुझे भी और बाकी सबको भी कितने का पड़ गया, $180 का पड़ गया, राइट। तो ये कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव बिजनेस जो है वो इसीलिए सेट होता है ताकि वो जो है अपने मेंबर्स को जो है फायदा दे सके। वो कोऑपरेटिव अपने ओन से कुछ खरीदना बेचना, उसका अपना कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता, ठीक है, ना ही उसका काम है कोई प्रॉफिट बनाना होता है, वो प्रॉफिट को बांटना नहीं, वो अपने मेंबर्स के लिए जो है फॉर्म होता है, राइट। और फिर इसमें एक सी एग्जांपल्स क्या है कि रिटेल कोऑपरेटिव, जैसे हम सारे शॉप्स वाले थे तो वी कैन से कि वी आर अ रिटेल कोऑपरेटिव फॉर मोबाइल फोन कोऑपरेटिव और समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में भी इस तरह से कोऑपरेटिव होते हैं। हो सकता है सारे फार्मर्स जो बड़े बड़े फार्मर्स है, अब उनको जो है लेट्स से ट्रैक्टर चाहिए। अब एक सिंगल फार्मर है, उसका छोटा सा मतलब एक फार्म है, ठीक है ना। अब वो अगर ट्रैक्टर को रखता है अपने पास तो उसका वो ट्रैक्टर वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी जमीन वैसे इतनी छोटी है, ठीक है, बट ट्रैक्टर से फायदा तो होगा उसको वैसे, राइट। तो क्या किया सारे फार्मर्स ने मिलकर कहा कि चलो हम सब मिलकर जो है ना पैसे डालते हैं और एक ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, फिर सब जो है वो ट्रैक्टर यूज करेंगे अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो इससे में क्या हुआ कि सबका अफोर्डेबिलिटी भी आ गई और सबने जो है वो ट्रैक्टर का फायदा भी उठा लिया, ठीक है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव इस टाइप का बिजनेस मॉडल है, राइट। ओके, नाउ ये हो गए सारे आपके प्राइवेट सेक्टर के अंडर में जो सारे बिजनेसेस आते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि एक कंट्री में जो है दो किस्म के सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन इस तरह के बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। प्लीज प्लीज ये बहुत बेसिक, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स से कंफ्यूज करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और पब्लिक सेक्टर में, दोनों डिफरेंट है। देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहां आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है, बिकॉज इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर है मींस कि इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर में किस तरह के बिजनेसेस आते हैं, जो एक नॉर्मल बिजनेस होता है पब्लिक सेक्टर में वो पब्लिक कॉर्पोरेशंस कहलाता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब एक प्रॉपर बिजनेस, ठीक है, जिसका काम खरीदना बेचना है, राइट, बट इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। पाकिस्तान में पब्लिक कॉर्पोरेशंस की क्या एग्जांपल है, पीआईए है, वापडा, ठीक है, और पाकिस्तान स्टील मिल्स है, ये सारे पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है। पीआईए का काम खरीदना और बेचना है, एक वो बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट्स अ बिजनेस, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, ठीक है, विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। उसको हम पब्लिक कॉर्पोरेशंस कहते हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में आते हैं। पब्लिक सेक्टर में और भी चीजें जो सारी म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, जैसे कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और डीएचए है, ठीक है, ये सारे पब्लिक सेक्टर में आते हैं। ये पब्लिक कॉर्पोरेशन नहीं कह सकते क्योंकि इनका काम कुछ वो नहीं है, कुछ व्हाट डू यू कॉल, इट्स नॉट लाइक अ बिजनेस का खरीदना बेचना इनका काम होता है, इनका काम सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो केएमसी जो है, केएमसी बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड करता है और वो पब्लिक से कुछ कमाता नहीं है एज सच, ठीक है ना। सो इट्स नॉट अ बिजनेस, यू कांट से दैट केएमसी इज अ बिजनेस बट पीआईए इज अ बिजनेस, ठीक है। तो जो बिजनेस है वो पब्लिक कॉर्पोरेशन कहलाएगा, राइट। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, अब पब्लिक कॉर्पोरेशन का फायदा क्या है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर पब्लिक कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना। Many countries around the world have private and public sector in the economy, but it depends from country to country कि किसी में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होता है, किसी में पब्लिक सेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आप अमेरिका की बात करो तो यूएसए के अंदर जो है आपको प्राइवेट सेक्टर ज्यादा मिलेगा, पब्लिक सेक्टर कम होगा। Whereas I think if you go for China, तो चाइना में आपको थोड़ा ज्यादा पब्लिक सेक्टर मिलेगा, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसेस है चाइना के जो टॉप उसमें आते हैं दुनिया के अंदर, वो इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्यों जो है ये पब्लिक कॉर्पोरेशन, क्यों जो है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना थोड़ी है, गवर्नमेंट क्यों बिजनेस कर रहा है,
राइट? ये तो प्राइवेट का काम है, तो गवर्नमेंट क्यों जो है अपने बिजनेसेस ओन करता है? गवर्नमेंट इसलिए बिजनेसेस ओन करता है क्योंकि कुछ चीजें जो है गवर्नमेंट फील करती है कि यार ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये प्राइवेट के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना इससे जो है पब्लिक को नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ बेसिक दुनिया में बेसिक जो आपकी जो यूटिलिटीज होती हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो गवर्नमेंट फील करती है कि यार ये बेसिक चीजें हैं, लोगों की बेसिक नीड्स हैं ये, राइट? तो अगर हमने प्राइवेट के हाथ में दे दिया ये, तो प्राइवेट जो अपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इसकी प्राइस बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट फील करते कि नहीं यार ये प्राइवेट के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये हम अपने पास रखेंगे और हम पब्लिक को जो है उसको या तो कम से कम रेट में या तो फ्री में जो है हम पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट फील करती है कि यार ये जैसे बिजली, गैस, पानी, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, तो ये लोगों के पास होना चाहिए, चाहे वो अफोर्ड कर सके ना कर सके, राइट। तो ये इस तरह जो है इसलिए होता है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर का दूसरा फायदा ये होता है कि अगर पब्लिक सेक्टर को कोई भी नुकसान होता है तो गवर्नमेंट जो है उसका फाइनेंसर है, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा फाइनेंसर उसका बैठा हुआ है, तो पैसों की कमी नहीं है। मगर इसकी वजह से पब्लिक कॉर्पोरेशन का डिसएडवांटेज क्या है कि बिकॉज जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस को चला रहे होते हैं उनको पता होता है कि यार हमें जो भी नुकसान होगा वो गवर्नमेंट उसको फुलफिल कर देगी, राइट। तो वो फिर आराम से बैठे हुए होते हैं, वो ज्यादा जो है एफिशिएंटली उसको रन करने की कोशिश नहीं करते। दूसरा फायदा क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशंस का, कि लोगों को जो है वो बेसिक नीड्स जो है, बेसिक चीजें जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है, मे बी एट अ लोअर प्राइस और मे बी फ्री, राइट। अच्छा, डिसएडवांटेज यही है कि इनएफिशिएंट बिजनेस, नॉर्मली आप दुनिया में देखोगे तो पब्लिक कॉर्पोरेशंस जो है दे आर इनएफिशिएंट, ठीक है। हमारे यहाँ भी आप देखो PIA अब जाके कुछ रिकवरी पे आ रही है, बट ओवर द इयर्स इट हैज बीन अ वेरी लॉस मेकिंग बिजनेस मॉडल एंड लॉस आल्सो इन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस, ठीक है। तो क्योंकि वो इनएफिशिएंट है, तो और प्लस इसमें डिसीजन मेकिंग वगैरह भी स्लो होती है क्योंकि जो है एक ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है ना। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो भी होते हैं एक रेड टेप जिसमें होता है, जो आपको पता है गवर्नमेंट के किसी भी आप ऑफिस में जाओ तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्लो नहीं है, क्योंकि हर एक लेवल पे जो है अप्रूवल की उसकी जरूरत होती है, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी यही है, ये भी जो है इसी तरह चलता है, राइट। सो दिस वीडियो इज स्टिल हियर, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन।